नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक आज का लिंगायत सेक्स से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आपने जो है इसको पढ़ा होगा, है ना, जो हम लोग तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी के रेफरेंस में आर्ट एंड कल्चर में, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। लिंगायत सुना होगा, कापालिक सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंटेक्चुअल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल, है ना। तो उतनी ही जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पर एक्वा बाजार से रिलेटेड है। एक्वा से आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये जलीय कृषि से रिलेटेड है। तो उसी में जैसे फिशरीज वगैरह होता है तो उसके बारे में जो भी इनपुट्स हैं, है ना, और जो भी मार्केट वगैरह है तो उसके बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म का काम करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये आपका बेनिफिशियल होगा। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात की गई। कुल मिला के ये बैलेंस मेंटेन करने की बात है। जैसे हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, तीन विंग्स हैं गवर्नमेंट की, आप लोगों को पता होगा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो ये ओवरलैपिंग इसमें देखते हैं लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो ये लॉ बनाने का काम है इसका, ये उसी लॉ को एग्जीक्यूट करती है और ये जो है आपका संविधान की व्याख्या करती है। किसी भी जो विषय है, कानून है, उसकी संवैधानिकता, वैधानिकता को रिव्यू करती है, उसका पुनर्वीक्षा करती है। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे आप देखेंगे कि 80 के दशक के बाद से, जब पीएन भगवती साहब के टाइम से हमारे यहाँ पीआईएल का सिस्टम आता है, जनहित याचिका का, तब से आप देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक जो है टर्म आया, है ना, मतलब न्यायिक अति सक्रियता और सक्रियता की बात करते हैं। जुडिशियल जो है ओवर रीच की भी बात आती है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो कोर्ट है उसको बचना चाहिए कोई भी विधायी कार्य करने से, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जहां पर ये विफल हो जाते हैं, विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य को करने के लिए वहां हस्तक्षेप करते हैं। तो उसी को लेकर बोला गया है कि कहीं ना कहीं यहां पर कोर्ट को जो है बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इसको देखेंगे, सेकंड पेपर का कोर पार्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद लेबर रिफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट आई है ना, तो उसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर में जो है वहां पर बैन लगाया गया है इंडिया में, आप लोगों को पता होगा, फरवरी से ही। तो ऐसे बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं, है ना, जो एप्स वगैरह है उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। उसका कारण यह है कि ये जो है कहीं ना कहीं पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है चाइना की, वहां से क्या है, संदर्भित है, वहां से संबंधित है। तो यहाँ की जो खुफिया जानकारी है वो उनको मुहैया कराती है। इनके ऊपर कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है यूएस में। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप इसको। और पहले टॉपिक को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो जो पहला टॉपिक है लिंगायत सेक्स, तो यहां पर देखिए लिंगायत संप्रदाय के बारे में जानने की आवश्यकता है हमको, है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जैसे ही चुनाव आने वाले हैं 2023 के, तो वो इनको अब लुभा रहे। तो हमारे यहाँ ये तो होता ही है, जाति धर्म के संदर्भ में भावनाओं को जो है उसका मोबिलाइजेशन किया जाता है, उनका दोहन किया जाता है। तो ये कंटेक्स्ट है, हमको जानने की जरूरत है कि लिंगायत है क्या। तो ये जो टर्म है वो डिनोट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो धारण करता है एक पर्सनल लिंगा, है ना, पर्सनल जो है आपका लिंग धारण करता है, जिसको आइकॉनिक फॉर्म माना जाता है शिवा का, है ना, गॉड शिवा का।
ठीक है, ये बॉडी पे उसको क्या करते हैं, अपनी शरीर पर उसको धारण करते हैं। और कब धारण करते हैं, अपने दीक्षांत समारोह में, इनिशिएशन, जो इनका इनिशिएशन सेरेमनी होता है उसमें, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे किसके फॉलोअर्स थे, तो भैया ये बसवेश्वरा जो थे 12th सेंचुरी के, आप देखेंगे सोशल रिफॉर्मर, फिलोसफर के रूप में भी जाने जाते हैं, पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, स्टेट्समैन के रूप में भी जाने जाते हैं, तो उनके ये फॉलोअर्स है। अब इसकी फिलॉसफी क्या है, तो जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं शक्ति, जो आपका विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत है ना, द्वैत और अद्वैत की संकल्पना आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। तो जैसे शक्ति विशिष्ट द्वैत जो है, वही इसकी फिलॉसफी है इस रिलीजन की, ठीक है, जिसमें गॉड को ऐसा माना जाता है कि गॉड ने कंसीव किया है ना, वो क्वालिफाई है किसके द्वारा, कॉस्मिक एनर्जी या शक्ति के द्वारा, जिसको ब्रह्मांडी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान है और उनको जो है ब्रह्मांडी शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है, इस दर्शन के अनुसार ये बोला जाता है, ठीक है। और वही शक्ति जो है संसार को संचालित करती है। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो फिलॉसफी है वो ऑलमोस्ट सेम है किसके, तो जो हमने पढ़ा है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि हर जगह जो है मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, तो यहां पर बोला जाता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी को अचीव करने का पाथ है वो योगा और मेडिटेशन है, ठीक है। ये जो है आपके मीट नहीं खाते, स्मोक नहीं करते, है ना, शराब का सेवन नहीं करते हैं, है ना। बसवन्ना जो है आपके, वो आपके 12वीं सेंचुरी के इंडियन स्टेट्समैन, फिलोसफर, पोएट भी हैं, लिंगायत संत भी है। इन्होंने चैलेंज किया था जो हमारे समाज में एक तरीके से ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो उसको वो चैलेंज करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। और जो ये सामाजिक रूढ़ियां थी उनका विरोध करते हैं, और जो सामाजिक रूढ़ियां जिनके अंतर्गत जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है, वैदिक सुप्रीमेसी की बात करते हैं, है ना, कर्मकांडों की बात करते हैं, है ना, तीर्थ वगैरह में जैसे अछूतों का जाना मना था, सैक्रिफाइसेस वगैरह, तो इनका वो अपोज करते हैं। कुल मिलाकर ये सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हैं, उन्हीं का ये एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो समाज में सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड किया, किसके माध्यम से, अपने पोएट्री के माध्यम से, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है, लोकप्रिय रूप से जाना जाता है वचनास के माध्यम से, है ना। इसी के माध्यम से कन्नड़ साहित्य में पुनर्जागरण भी आया था। इन्होंने अनुभव, जो मंडप था उसका भी जो है सेटअप किया, उसको स्थापित किया इन्होंने, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी भी व्यक्ति का, कोई भी हो, व्यक्तियों के अंदर मेन और वुमेन दोनों अलाउड थे, दोनों को वेलकम किया गया वहां पर कि वो आए और जीवन से जुड़े जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं उनमें विचार विमर्श करें, ठीक है। इनका एक स्लोगन था बसवन्ना का, जो आपका कया कवे कैलाशा बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ही यही था कि कर्म ही पूजा है, ठीक है, और वहां पर किसी भी तरीके का कार्य हो वो अपने आप में वर्थ रखता है, ठीक है ना। आज भी आप देखेंगे कि हम तैयारी करने में ही देखते हैं कि जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी का, तो यूपीएससी वाला उसको हे दृष्टि से देखेगा। देखिए जॉब कोई छोटी नहीं होती, है ना, यहाँ कट एंड थ्रोट जो है वो कंपटीशन है। व्यक्ति एक अलग चीज है, करियर एक व्यक्ति के जीवन का छोटा सा पार्ट है। अब ये आवश्यक है कि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता होती है। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, तो हमारी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबको बहुत अच्छा जीवन चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो एक अलग संदर्भ है। इसके बाद इन्होंने कंप्लीट इक्वालिटी की जो है वहां पर वकालत की, एडवोकेट्स कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी का मतलब ये कि पूर्ण समानता के ये पुरजोर समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह है उसको समर्थन दिया, है ना। उस संदर्भ में आप सोचिए उस दौर में भी ये इतने ज्यादा प्रगतिशील थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपोज किया इमेज वर्शिप का, है ना, और ये सिर्फ एक ही चीज को जो है सैक्रेट मानते थे, जो आपका शिवा का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्रिमेशन का जो दाह संस्कार, हम मतलब जैसे मान लीजिए कि आज भी आप देखते होंगे कि अंतिम संस्कार अग्नि में किया जाता है, तो ये क्रिमेशन के दाह संस्कार के विरोधी थे और ये दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। इनका जो सैक्रेड लिटरेचर है वो कैनरीज और तेलुगु में है। इन्होंने जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे लिंगायत के अंतर्गत भी वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाई किया गया है। हिंदू सबकास्ट जिसके अंतर्गत जिसको बोला जाता है वीर शैवा लिंगायत, ठीक है। इनको भी शैव धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है, अनुयायियों के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा एक्वा बाजार, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। यहां पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, जिनका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार, ठीक है। किसके अंतर्गत, माया सेतु, जो मत्स्य सेतु, क्या नाम है, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के अंतर्गत, ठीक। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें इनपुट के बारे में और जो
इस सेक्टर से संदर्भित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो इनके स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। जैसे फिश फीड है ना, उनकी फीडिंग की जो मेडिसिन हैं और भी जो सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड होती है ना, फिश कल्चर से रिलेटेड, है ना। तो वहां पर जो भी इनपुट की इनको जानकारी है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको एक्सेस कर पाएंगे, उस उन जानकारियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इसको डेवलप किसने किया, तो भुवनेश्वर बेस्ड जो आपका आईसीआर है, ठीक है, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा इसको विकसित किया गया और इसमें जो है वित्त पोषण का समर्थन दिया है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कनेक्ट करके एक जो है एकीकृत प्लेटफॉर्म में जो है उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, इसके द्वारा वो उनको कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं वो अपने इनपुट मटेरियल्स को लिस्ट कर सकते हैं। अब जो लिस्टेड आइटम्स होंगे वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डिस्प्ले हो जाएगा तो जो भी यूजर्स होंगे उनके बीच में जो भौगोलिक दूरी है ना, वो कम हो जाएगी, भौगोलिक निकटता आ जाएगी और उसके आधार पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस हो जाएगी। अब अभी प्रॉब्लम्स कैसी फेस करते हैं फिश फार्मर्स, तो सीधी बात है उनके पास जो है एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं होता है ना, और फिर समय के अनुरूप जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी को टाइम बाउंड मैनर में कोई जानकारी चाहिए, उसको जानकारी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है उनके सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, उनके सक्सेस को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। जो यहां पर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं उसके विकास में ये अपरिहार्य है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे इनपुट्स की जानकारी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करने में डिले हो जाता है तो इसका बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रभाव देखा जाता है प्रोडक्टिविटी पर। अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वहां पर ऋणात्मक होगी उनकी उत्पादकता, है ना, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि फार्मर्स को डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है ना, इस तरीके की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, है ना, जैसे रेंटल सर्विसेज है, मैन पावर है हार्वेस्टिंग के लिए, फार्म कंस्ट्रक्शन, है ना, तो इन सब में उनको डिफिकल्टीज होती है, तो इससे जो है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं था तो उनको इन जानकारियों के लिए मिडिलमैन के ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ता था, एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उनको उससे लॉस होता था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो यहां पर कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है स्टेटस क्यू ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू हैंड ओवर द अफेयर्स ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू अ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सीधी बात है, इस सिद्धांत की जो व्याख्या है ना, उसको निम्न आधारों पर किया जाता है। जैसे सबसे पहली चीज ये कि जो इनका प्राधिकार है ना, उसका वो सदुपयोग करे। इसका मतलब ये है कि किसी भी विधिक प्रावधान, अब विधि बनाना किसका काम है, विधायिका का, तो उसको करने दीजिए। तो जब तक किसी विधिक प्रावधान में संवैधानिक संकट ना उत्पन्न हो तब तक उसको जो है वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कोर्ट को, और ना ही उसको असंवैधानिक करार देना चाहिए जब तक वो स्पष्ट रूप से संविधान के विरोध में ना हो। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि भैया सीधी बात है कि जो पॉलिसी मेकिंग का पावर है वो लेजिस्लेचर का है। ठीक है, और इस प्रकार की कोई नीति निर्माण की शक्ति जो है वो कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए जो न्यायिक व्याख्या है वो न्यायिक व्याख्या करते समय हमारी माननीय कोर्ट को ऐतिहासिक न्यायिक मामलों के अनुप्रयोग पर, उनके उदाहरणों पर जो है विश्वास रखना चाहिए और उसी से सिंक्रोनाइज करके वहां पर उनको डिसीजन देना चाहिए और कार्य करना चाहिए। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जो लेखक हैं, जो निर्माता शब्द ज्यादा बढ़िया है, तो संविधान का जो ओरिजिनल इंटेंट है ना, उसको ध्यान में रखना चाहिए और यहां पर ऐतिहासिक न्यायिक मामलों के निष्कर्षों को प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन कई बार न्यायिक सक्रियता के दौरान ऐसा देखा जाता है कि जो संविधान का मर्म है ना, उसके उलट जो है यहां पर न्यायिक व्याख्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि न्यायिक जो आपका जुडिशियल रिस्ट्रेंट है उसके अंतर्गत बैलेंस बनाने की जरूरत है तीनों ब्रांचेस के बीच में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, और सेपरेशन ऑफ पावर तो वहां पर है ही। ठीक है ना, आर्टिकल 50 के अंतर्गत क्या लिखा गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है। अब इसके बाद डीपीएसपी के अंतर्गत, इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो न्यायालय है उसके पास
ये कानून नहीं है कि वो किसी विधि को संशोधित कर दे, बल्कि उसके पास ये शक्ति है, ये प्राधिकार दिया गया है कि जो मौजूदा विधान है, कानून है, उनकी वो समीक्षा कर सकते हैं और उनकी संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं, जिसको हम रिव्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब न्यायाधीश ये सोचने लगते हैं कि भैया समाज में, देश में जो भी सारी समस्याएं हैं उसको हम ही सॉल्व कर सकते हैं, तब समस्या जो है वो इवॉल्व होती है, समस्या जो है उसका उद्भव होता है वहां से। ठीक है, तो यहां पर ये देखने की जरूरत है कि इसका अपोज भी करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और वो हमेशा यहां पर कोर्ट अपना तर्क देता है कि भैया विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं अनरेस्ट जो है देखा जाता है सोसाइटी में, और सामाजिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, और ये सामाजिक समस्याएं इस संदर्भ में उत्पन्न होना जो है वो बिल्कुल तय है। ठीक, इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि देखिए, अगर जजेस विधायिका के समस्याओं का समाधान करने लग जाएंगे तो ना तो उनके पास वो विशिष्टता है, विषय विशेषज्ञता है, और ना ही उनके पास उस तरीके का मैन पावर है, मतलब मानव संसाधन है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब इस तरीके का इंक्रोचमेंट देखा जाता है जुडिशरी के द्वारा, किसके डोमेन में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जब इंक्रोचमेंट करती है या ओवररीच करती है जुडिशरी, तो उसके कारण स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है पॉलिटिशियंस का और जो और भी अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनका। इसके बाद पास्ट एग्जांपल्स की कुछ बात कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था वहां पर कोई भी ऑर्डर देने से परहेज किया। इसके बाद आर्टिकल 370 को देखेंगे तो उसके निरस्त करने के लिए भी, उस कानून को निरस्त करने के लिए जैसे सरकार ने वहां पर रूल लाया, कानून बनाया, तो उसको रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया हमारी कोर्ट ने। इसके बाद राफेल डील में भी देखेंगे, वहां पर भी जजमेंट देने में परहेज किया सुप्रीम कोर्ट ने। आधार जजमेंट में आप देखेंगे तो बोला जा रहा था कि भैया ये मनी बिल बना के इसको पास किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये विपक्ष की भूमिका को जो है वो कमतर किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, विपक्ष की भूमिका की अवहेलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है उस संदर्भ के विरोध में जो है न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया, उसकी संवैधानिकता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो आप बताइएगा। कल मतलब किसी एक एस्पिरेंट ने जो आपके जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर लिख के पोस्ट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से लगे रहिए। कम से कम किसी एक ने तो क्वेश्चन का आंसर लिख के पोस्ट किया है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में किया है, ये और भी ज्यादा सराहनीय है। अगर आपको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आपको अगर यहां प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम के चैनल पे पिक खींच के भेज दीजिए, लेकिन ये काम करिए जरूर, मैं डेली आपसे ये विनम्र आग्रह करता हूं। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। की पॉइंट्स बताया जा रहा है यहां पर कि हाल ही में जो वीवी गिरी आपका राष्ट्रीय श्रम संस्थान है उसके द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कुछ स्टडीज की फाइंडिंग आई है, उसको देखेंगे हम। और ये जो रिपोर्ट है राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों का प्रभाव आकलन अध्ययन, है ना, ये जो है रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट में जो पीरियड लिया गया है, अवधि ली गई है 2004-5 से 18-19 के बीच की ली गई है। अब इसमें जो 6 स्टेट्स पे फोकस किया गया है जिन्होंने अपने यहां लेबर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया था, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब यहां पर यह बताया गया कि जो लेबर लॉज हैं केवल वो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बिजनेस के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। ठीक है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं लोगों को सिर्फ इसलिए नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनको नौकरी से निकालना उनके लिए आसान रहता है। समझिएगा बात को, कि मतलब वो किसी को भी फायर कर सकते हैं किसी भी टाइम, इस मंशा से वो सिर्फ लोगों को नौकरी पर नहीं रखते हैं। ठीक है, अब किसी भी उद्यम के पास, कोई भी अगर एंटरप्राइज है तो उसके पास अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनके लिए एक जो है प्रगतिशील बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बाजार में जो वो विक्रय करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो उसके लिए ना केवल उनको श्रम बल्कि कैपिटल, मशीनरी जो भी होती है, भूमि है, इस तरीके के और भी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी शामिल उसमें किया जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये केवल अकेला एक जो है फैक्टर नहीं। अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि उपरोक्त कारणों से ही उद्योगों के लिए जो कार्मिक हैं उनको बर्खास्त करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करना भी अपरिहार्य हो जाता है और वो ज्यादा सार्थक भी प्रतीत होता है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि बड़े उद्यमों में जिस तरीके से रोजगार की वृद्धि देखी गई है ना, तो वो उसमें जो श्रम सुधार के मानक हैं उनका योगदान लगभग ना के बराबर है। अब राजस्थान की बात करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था लेबर रिफॉर्म्स को, है ना, लेकिन वो इस संदर्भ में सबसे कम लाभ उसी को प्राप्त हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में, आप देखेंगे तो। अब यहां पर कुछ डेटा बताया जा रहा है, ये डेटा आप अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
अब यहां पर आप देखेंगे कि 2010-11 से 14-15 के बीच में 300 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले जो भी उद्योग थे, उसमें जो रोजगार की हिस्सेदारी थी 51.1% से बढ़कर 55.3% पर गई। अब ये वही समय था जब प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया। अब इसके बाद आप देखेंगे 2017-18 में ये 55.3% की तुलना में बिल्कुल मामूली सी बढ़त, नॉमिनल यहां पर इंक्रीमेंट देखा गया, 56.3% हो गया वो। और ये तब हुआ जब राज्य में बोल्डर रिफॉर्म्स हुए, है ना, बोल्ड जो है वहां पर रिफॉर्म किए गए जो फेवरेबल थे किसके, एम्प्लॉयर्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो फॉर्मल एंटरप्राइजेज हैं, है ना, वो और भी ज्यादा इनफॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति और भी ज्यादा अनौपचारिक होती जा रही है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं और वो अल्पकालिक अनुबंधों पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भी लेबर रिफॉर्म्स के जो लॉज वगैरह हैं उनको जो है फ्लेक्सिबल बनाया जाए। अब यहां पर बहुत अच्छा कुछ डेटा दिया गया है, इसको भी आप अपने पास रख सकते हैं कि रिलेशन बताया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भारत के संदर्भ। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर्स, उसके अंतर्गत कुछ जो फाइंडिंग्स हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। अब देखिए 1980 से 90 के बीच में, अभी हमारे यहाँ एलपीजी भी नहीं हुआ है ना, मतलब आर्थिक सुधार भी नहीं हुआ था, तो वहां पर जब जीडीपी में जो ग्रोथ हो रहा था, नॉमिनल की बात कर रहे हैं, 1% जो है ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जब 1% जीडीपी में ग्रोथ हो रहा था तो रफली 2 लाख नए रोजगारों का सृजन हो रहा था फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन यही डेटा जब आप 1990 से 2000 के बीच में देखेंगे, सेम 1% की जब ग्रोथ हो रही है जीडीपी में, तो वहां पर जो नए रोजगार का सृजन हुआ वो केवल 1 लाख हुआ। और 2000 से 2000 के 20 में, मतलब 2010 के बीच में, डिकेड के माध्यम से देखिएगा, 80 से 90, 90 से 2000 और 2000 से 2010 के बीच में, तो 2000 से 2010 के बीच में केवल 52,000 नए रोजगारों का सृजन हुआ। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी है वो लगातार 1980 के बाद से डिक्रीज हुई है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप अपने पास रख सकते हैं। अब जीडीपी के साथ इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जीडीपी एक एवरेज जो है निकाला जाता है उसमें। अब ये बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो उसमें अंबानी की भी आय है और एक जो आपका दैनिक जो आपका रेहड़ी मजदूर है उसकी भी इनकम उसी में है। तो कहने का मतलब वो कि उसमें एक्यूरेट कंडीशन नहीं पता चलती इकोनॉमी की, और लोगों की क्या वास्तविक स्थिति है उसके बारे में भी पता नहीं चलता। अब ऐसा बोला जा रहा है कि भैया हमारी जो इकोनॉमी है वो विश्व में 6वें नंबर की है, 6th लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे यहाँ, मतलब जो रिचेस्ट पीपल है पूरे प्लेनेट में, उसमें भी हमारी रैंकिंग 6th है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम लोगों का जीवन देखिए, हाय हाय मची हुई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, डेली नीड्स की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हुई हो गई है। आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि कितना ज्यादा खर्च है, कितना ज्यादा बर्डन है आप लोगों के ऊपर। पेरेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, आजकल स्कूल की फीस देखिए, आप हर चीज की फीस देखिए कितनी ज्यादा जो है हो गई है कि लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है ना। जमीन की कीमत, घर की कीमत, इन सब चीजों की आप कीमत देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या हम सही में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। सही मायनों में तो नहीं है। जो सही आकलन होता है वो प्रति व्यक्ति आय से होता है, ठीक है ना। मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं तो उनकी वेल बीइंग कैसी है, तो उसके लिए जीडीपी पर कैपिटा को देखा जाता है, तब वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है जैसे श्रीलंका, तो वहां पर 1990 के दशक में लगभग, अगर जॉब की बात किया जाए तो जीडीपी में जब वहां पर 1% की ग्रोथ होती थी तो 2 लाख नए रोजगार का सृजन होता था, और यही जो है 2020 में 90,000 हो गया। और जो यहां पर जो वास्तविक स्थिति है ना, जैसे जीडीपी ग्रोथ और जो लोगों की वास्तविक स्थिति है, उसी में असंतोष के कारण श्रीलंका में जो है वो संकट देखा गया है, जो अभी जो जिस संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि यूएस जो है, यूएस के संदर्भ में बता रहे हैं कि वो भी आज के दौर में जो है जीडीपी में जिस तरीके की ग्रोथ हो रही है उसके पर्सपेक्टिव में, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो 1990 की तुलना में आज वहां भी जो नए जॉब हैं वो बहुत कम परसेंटेज में वहां पर उनका भी सृजन हो रहा है। चाइना में देखा जाए तो ये नंबर 1990 से अगर कंपेयर करें तो वहां केवल 1/3 नए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर जीडीपी की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे दर से हो रही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
में कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है। ये बिल्कुल भी उसका सूचक नहीं है। ठीक है, अब सकल घरेलू जो उत्पाद है ये एवरेज एक तरीके से निकाला जाता है, तो इसके माध्यम से समाज में क्या जो है समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनको उजागर नहीं किया जाता, संरचनात्मक जो कमजोरी है उसको उजागर नहीं किया जाता। और यही बताया जा रहा है कि श्रीलंका में जो वास्तविक स्थिति है और जो हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ है उसके बीच में डिस्पैरिटी होने के कारण ही जो है वहां पर अभी संकट का सामना किया जा रहा है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी मुद्रा कोष जो है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप आईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के संदर्भ में ये हेल्प वगैरह करता है, आप लोगों को पता होगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पूछा है मैंने, है ना, वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, अब ब्रेटन वुड्स वगैरह ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैट वगैरह पढ़ा होगा। तो इसके अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है उसका भी अनुमान है कि जो तीव्र गति से बढ़ रही है अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर भी जो आम लोग हैं उनकी समृद्धि और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यवस्था करने में वो असमर्थता जो है महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अल्टरनेटिव्स इंडाइसेस बता रहे हैं जीडीपी के बारे में, तो ग्रीन जीडीपी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डायमेंशन है उसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडरेशन में रखा जाता है। ठीक है ना, कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको कैसे हम जो है वापस से गेन कर सकते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग है, तो उन सबको भी यहां पर जो है एम्बेडेड किया जाता है। इसके बाद फिजिकल इंडिकेटर्स जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर और वेस्ट पर कैपिटा, है ना, इसको एग्रीगेट किया जाता है। जैसे आपने कई सारे इंडेक्स देखे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहां पर एम्बेडेड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है, तो इसमें ह्यूमन की वेल बीइंग को भी कंसीडर किया जाता है और उसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी देखा जाता है। जेंडर इंपावरमेंट जो मेजर है इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो यूएनडीपी है वो प्रयास करता है कि जेंडर इनइक्वालिटी को कम किया जा सके और उसको भी कंसीडरेशन में यहां पर रखा जाता है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसको लिख के दिखाइएगा आप लोग। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध, सीधी बात है कि अभी भारत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बारे में वीएलसी ने अभी कोई ऑफिशियल जो है वहां पर जानकारी नहीं दिया है। लेकिन फरवरी से ही, इस वर्ष जो है फरवरी में भारत में जो है इसकी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स है वो इतना है कि भाई जो चाइनीज कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं, तो चाइना ने एक ऐसा रूल बनाया है कि जो भी उसकी कंपनी वगैरह होगी जो किसी भी देश में काम कर रही हो, चाहे कहीं भी काम कर रही हो, तो जब भी उनको कोई जो है इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी चाहिए होगी तो वो उसको एक्सेस कर पाएंगे उस कंपनी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, है ना, हमारी जो प्राइवेसी है उसका ब्रीच हो गया। तो उस संदर्भ में कई सारी जो वेबसाइट्स है, कई सारी जो एप्स वगैरह हैं उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। अब थ्रेट क्या है चाइनीज फर्म से, तो सीधी बात है कि जो एक खुफिया आकलन किया गया उसके माध्यम से ये पता लगाया गया कि भैया चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके साथ कई कंपनियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। तो उन संबंधों पर भारत को आगाह किया गया है कि भैया आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। अब जून 2017 में चाइना ने एक पास किया था लॉ, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, उसके अंतर्गत बीजिंग को यह पावर प्राप्त हो गई चाइनीज कंपनीज के अंतर्गत, है ना, सारे अधिकार कि भैया जब वो जो सूचना मांगे तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जैसे हुवेई है आपकी कंपनी, है ना, जो आपकी जेट टी है, टिकटॉक है, तो ऐसी जो कंपनियां हैं वो जो चाइना का राष्ट्रीय खुफिया कार्य है तो उसमें वो समर्थन देने के लिए बाध्य हो चुके हैं, चाहे वो कंपनियां दुनिया में कहीं भी कार्यरत हो। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 7 है उसमें बोला गया है, वहां के कानून के अंतर्गत ये बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसको जो है सहायता करनी पड़ेगी स्टेट के इंटेलिजेंस वर्क में, है ना। तो जो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, प्राइवेसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो हमारा ब्रीच हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ये बोला गया है कि चीन के जो सभी विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं उनके लिए जो है इसके अपने प्रत्यक्ष सुरक्षा निहितार्थ है। नॉर्मल सा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे चाइनीज कंपनीज की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो भैया जो ये खुफिया आकलन किया गया उसके माध्यम से कई सारी बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों को चिन्हित किया गया है जो भारत में काम कर रही है और उनका कहीं ना कहीं रिलेशन है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ। अब जो आपके यहां पर बताया जा रहा है कि एक्स इंडिया स्टील्स लिमिटेड है ना, तो ये लार्जेस्ट ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि कर्नाटक का जो कोप्पल जिला है वहां पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
प्रति वर्ष जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है, वो भी कितना 0.8 मिलियन टन, है ना। तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब ये जो कंपनी है वो वहां के आर्मी के जो जनरल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के उत्पादन विभाग और अधीनस्थ उद्यम और संस्थान है, उसके अंतर्गत इसको पुनर्गठित किया गया है। तो भैया ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा कर सकती है। उसके बाद हुवाई की बात करेंगे तो इसकी जो आपकी ग्लोबल कंसर्न इसके लिए जो है उजागर किया गया है, वैश्विक जो है वहां पर चिंता का विषय इसको बताया गया है। ये आपकी 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना। तो यहां पर भी वही समस्या है, इसको भी वहां के जो आपके एक रेन जेंग फेई थे, वो वहां के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के पूर्व उपनिदेशक रह चुके हैं, ठीक है। तो इस पर भी जो है कंपनियों के एग्जाम्पल है, ये याद नहीं करना हमको, ठीक है। तो इसके बारे में भी कंसर्न बताया जा रहा है। CETC जो है ये भी आपका कहीं ना कहीं जो चाइना की लीडिंग मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं उनसे संदर्भित है, उनसे संबंध है। अब ये जो है आपके सीसीटीवी कैमरास वगैरह बनाते हैं हिकविजन के, है ना। तो ये भी जो है आपका इसके भी बारे में जो है चिंता का जो है वहां पर विषय बताया गया है इसको। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो सीधी बात है, पूरी तरीके से इनको ब्लॉक करना तो संभव नहीं है। इसके कारण हमारे यहाँ जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं या स्टार्टअप्स हैं तो उनको उनके ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से हम अगर बैन कर देंगे सबको एकदम से, तो जो भारत की एक प्रतिष्ठा है सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में, तो उसकी वो छवि खराब होगी। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चाइना को एकदम से बाइकआउट करना बहुत ही ज्यादा समस्या का काम है, क्योंकि जब तक हमको उसका विकल्प नहीं मिलेगा, या तो हम अपने से आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसे हमने मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चला रखा है, तो भैया उसको करने के लिए आपको ना सबसे पहले ईमानदार होने की आवश्यकता है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ स्लोगन देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह अपने आप में कठिन समस्या है, एकदम से चाइना का बहिष्कार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका विकल्प हम जो है वो ना निकाल लें। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पर फंक्शनली इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि जो मध्य प्रदेश का मंडला डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ये आपका पहला कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का, इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि फंक्शनल जो इलिटरेसी है ना, जो निरक्षरता है ना, उसके अंतर्गत क्या शामिल होता है, ठीक है। मतलब देखिए समझिएगा, निरक्षरता लिखा है यहाँ पर, लिटरेसी से मतलब है ऐसा समझिए कि जो कार्यात्मक जो है आपका साक्षरता या निरक्षरता की बात कर रहे हैं, तो ये संदर्भित ये है कि जो पाठन और लेखन से संदर्भित आपके विषय हैं, वैसे आपके कौशल इसमें शामिल होते हैं और इसमें दैनिक जीवन और रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए ये आपके आवश्यक माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर तभी बोला जाता है जब वो अपना नाम लिख सके, सामान्य गिनती कर सके, लिखा हुआ जो कोई सेंटेंस है उसको पढ़ने में वो सक्षम हो। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, इसके बारे में जो आपका विश्व मच्छर दिवस जो है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि हर साल जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 20th ऑफ अगस्त को। और 1897 में जो सर रोनाल्ड रॉस थे आपके, है ना, रोनाल्ड रॉस, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो मलेरिया रोग का संचरण होता है उसके लिए मुख्य रूप से मच्छर जो होते हैं वो ही जिम्मेदार होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो बोथ आर करेक्ट दिया गया है वो डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना, दोनों सही है और सही बताना था हम लोगों को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना ना भूले और एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।